हेलो एवरीवन, सो ये हमारी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम 2017 में जो साइंस का पेपर आया था उसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये जो साइंस का पेपर होता है टोटल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ईयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए हैं, उस तरीके से मैं आपको इस ईयर का ही प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहीं से सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो अति लघु और जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू दूंगी। तो सबसे पहले हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना का रासायनिक सूत्र है। तो चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, प्लेगा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी की कमी से प्लेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो उसका राइट आंसर है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आलू में नहीं, आलू में तो तनों द्वारा होता है। शकरकंद में, अदरक में भी तने द्वारा होता है, गन्ने में भी तने द्वारा होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शकरकंद में। तो इसमें जो आवर्धन होता है, जो प्रजनन होता है, वो किस विधि द्वारा होता है? जड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वह उद्दोलक जिसमें आलम एवं अयास के मध्य में भार है। तो मतलब आलम जो है, आलम और अयास के मध्य में क्या है? भार है। तो ये द्वितीय प्रकार का लीवर होता है या उद्दोलक होता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रॉली। ठीक है, अब हमारी ये बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर देखते हैं। ये हमारे 2017 में पूछे गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सो चलिए इन्हें हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? उसका नाम लिखना है आपको। तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह स्थित है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि जो बुध है वो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। इसलिए जो बुध ग्रह है वो सूरज की परिक्रमा सबसे पहले कंप्लीट कर लेता है। ये ओनली 88 डेज में, कितने? 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। तो सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव की खोपड़ी में उपस्थित कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 22 होती हैं, जिनमें से जो 8 हड्डियां होती हैं वो कपाल की और जो 14 हड्डियां होती हैं वो चेहरे की हड्डियों में शामिल होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में वृक्ष पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो कीटों में वृक्ष पदार्थ का निष्कासन मेलपीगियन नलिकाओं द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? मेलपीगियन नलिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक अम्ल और क्षार का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे अम्ल, इसमें हम एक रिएक्शन दिखाएंगे H2 + SO4। क्या बनेगा? H2SO4, जो कि एक क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर हम अम्लीय ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? अम्ल प्राप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे क्षार। क्षार की रिएक्शन है एक MgO + H2O। तो क्या बनेगा? MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। जब धात्विक ऑक्साइड मतलब कि क्षारीय ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं? हमें क्षार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में जो लोहे की संयोजकता है वो +3 है, जबकि जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो कितनी है? +2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊष्मा के संचरण की विधि द्वारा जल गर्म होता है। मतलब कि हमें ये दिखाना है ऊष्मा की किस संचरण विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो इसका आंसर है ऊष्मा की संचरण की संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। संवहन तरल व गैस जैसे पदार्थों में होता है। इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो अणुओं के स्थानांतरण के साथ साथ होता है। तो इसका आप एक डायग्राम भी देख लीजिए। जैसे कि नीचे से क्या आ रही है, हमारी हीट आ रही है। ठीक है, नीचे से हमारी क्या जा रही है, हीट जा रही है। इसके अंदर क्या है, जल है या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ है। इसमें जो अणु है तो जो गर्म होते जा रहे हैं वो इस तरीके से राउंड एंड राउंड जाते हुए क्या कर रहे हैं, जो ठंडे अणु हैं उनको भी गर्म करते जा रहे हैं। तो यही प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया है, संवहन की प्रक्रिया है। यहाँ पे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, धातुएं ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। तो जो धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो क्या बनाएंगी, तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पे कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, 2Mg+O2, तो क्या बना है 2MgO। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा है, ये एक क्षारीय गुण प्रदर्शित करने वाला है। अब देखिए हम मतलब कि लिटमस पेपर द्वारा किस तरीके से हम अम्लीय ऑक्साइड और जो भास्मिक ऑक्साइड है उनकी पहचान करते हैं। तो जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2O3 बनाता है। ठीक है, और ये H2O3 क्या है, एक अम्ल है। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब भास्मिक ऑक्साइड मतलब क्षारीय ऑक्साइड की हम किस तरीके से पहचान करेंगे, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इसके आंसर में बताया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होती है वो आमतौर पर कैसे होती है, क्षारीय होते हैं। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलकर क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और ये क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। वो लाल लिटमस पेपर को वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था तो इसके अपोजिट करेगा। ये क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि ये MgO वाटर के साथ क्रिया करके MgOH बनाता है। तो ये कैसा है, ये क्षारीय है। इस प्रकार हम लिटमस पत्र की प्रक्रिया से हम अम्लीय और भास्मिक ऑक्साइड की पहचान कर सकते हैं उसे कलर को देख के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिलीवर और कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। तो ये दोनों जो उपकरण हैं उसका उपयोग हम किस में करते हैं, कृषि में करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डिबलर क्या होता है। तो ये डिबलर जो होता है वो खेत में बड़े या फिर मध्यम आकार के बीजों को बोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो बहुत छोटे आकार के बीज होते हैं वो उसकी सहायता से नहीं बो सकते। ये एक हस्तचालित उपकरण है, मतलब कि ये हाथ से चलता है। डिलीवर से बीजों की बुआई करने से बीजों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है या फिर बहुत कम नुकसान पहुंचता है। अब बीजों को कम नुकसान पहुंचा है तो उत्पादकता क्या होगी, बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेटर। ये इसका इस्तेमाल खेतों में मिट्टी को हवादार व ढीला बनाने के लिए किया जाता है। इससे खरपतवार को भी हटाते हैं और मिट्टी को बीज बोने के लायक बनाया जाता है। ये छोटे से हैंड ट्रैक्टर की भांति होता है या फिर इसे हैंड ट्रैक्टर भी कहा जा सकता है। तो आई होप आप दोनों डिलीवर और कल्टीवेटर समझ गए होंगे। डिबलर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बीजों को बोने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर क्या होता है, ये भूमि को इस योग्य बनाता है कि वो बीज बोने लायक हो जाए। मतलब खरपतवार को हटाता है, हवादार बनाता है, ढीली बनाता है, सो डैट हम उसमें बीज बो सके। हमारा नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे?
तो स्वच्छता एक ऐसा महत्वपूर्ण अभियान है जो स्वयं समाज और पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। सही बात है, अगर गंदगी होगी तो बीमारियां भी किसे लगेंगी, हम सबको ही तो लगेंगी। स्वच्छता को अपनाकर हम रोगों से दूर रह सकते हैं। स्वच्छ परिवेश बीमारियों के प्रसार को रोकता है। इस प्रकार परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है। स्वच्छता एवं और स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो ये इसका फ्लोचार्ट बना है। स्वच्छता और परिवेश में संबंध, तो क्या क्या संबंध है। पहली बात, ये तनाव को कम करता है, संक्रमण का खतरा भी कम होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है। अगर आप देखिए, आप स्वच्छ कपड़े पहने होंगे तो आप अच्छे से लोगों से बात कर पाएंगे, वहीं आपके कपड़े गंदे होंगे तो आप थोड़ा शर्म फील करते हैं। धन व समय की बचत करता है, क्योंकि जब आप स्वच्छ रहेंगे तो आपको बीमारियां ही नहीं लगेंगी, तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना धन भी ना खर्च करेंगे और उस बीमारी से क्योर होने के लिए अपने समय को भी बर्बाद नहीं करेंगे। कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस से बचाते हैं। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसका मैंने आंसर लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम आसपास कूड़ा नहीं फेंकेंगे, कूड़े फेंकने की जो उचित जगह है वहीं पे हम कूड़े का निष्कासन करेंगे। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि हम दूसरों को भी जागरूक करेंगे कि किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। तीसरा पॉइंट यह आ जाएगा कि जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त चीज़ें नहीं हैं उनको हम कम से कम करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग बंद कर देना। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि हम अपने आसपास की जो नदी नाले हैं उनकी साफ सफाई टाइम टाइम पे कराते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमारा एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम एकदम एंड में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं। ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। तो देखिए, ऊर्जा के अपव्यय से क्या अर्थ है। ऊर्जा के अपव्यय का अर्थ है मतलब कि ऊर्जा की बर्बादी। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर बर्बाद हो जाती है, कोई भी उसका यूज़ नहीं रहता है, तो उसे हम ऊर्जा का अपव्यय कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ कि घर्षण बल के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, तो वो क्या हो गया, ऊर्जा का अपव्यय। ऊर्जा का अपव्यय लगभग सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का क्षय होता है, मतलब कुछ ना कुछ हानि होती है। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव कार्य करने योग्य बनता है एवं सक्रिय रहता है। मानव की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे कि कपड़ा, मकान, सड़क, भोजन, संचार तथा अन्य मानव संसाधनों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें हर एक चीज़ को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को किस तरीके से संरक्षित रखना है, उसके तरीके हैं कि बहुत आवश्यकता होने पर ही हम मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि का उपयोग करें, अन्यथा जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका उपयोग करें। नेक्स्ट है, आवश्यकता ना होने पर जो हमारे विद्युत उपकरण है जैसे कि पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, उनको बंद कर देना चाहिए। सामान्य बल्बों के स्थान पर किसका उपयोग करें, एलईडी का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि इससे ऊर्जा की बचत होती है। यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लैंटेन और सोलर पंप का उपयोग करें, क्योंकि जो हमारी सौर ऊर्जा है वो नवीनीकृत ऊर्जा है जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जबकि जो हम गैसेस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें प्राकृतिक गैस होती है जो कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का संसाधन है जो कि सीमित है। नेक्स्ट है, पैदल या साइकिल से चलें, ईंधन को बचाया जा सकता है। जिससे क्या होगा, हम ईंधन को बचा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण व उससे बचने के उपाय लिखिए। तो देखिए, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि पोषण तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं मनुष्य में।
अगर मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो उसे सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख्य कार्य ही होता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में अगर उसकी कमी हो जाएगी तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण होना भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया रोग होता है। इसमें बच्चों को लेथार्जिक फील होता है, थकान फील होती है, वो कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि रतौंधी हो जाती है, बेरी बेरी हो जाती है, एड्स, रिकेट्स हो जाता है आदि। नेक्स्ट है, उन्होंने ये भी कहा था ना, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि किसी एक रोग के लक्षण और उसके उपाय लिखिए, तो हमने यहाँ पे रतौंधी के लक्षण लिखे। जो ये रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? सर दर्द होना, आँखों में दर्द होना, क्योंकि इसमें आईसाइट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आईसाइट वीक हो जाती है, तो क्या होगा? सर दर्द होगा, आँखों में भी दर्द होगा, धुंधली दृष्टि हो जाएगी, सही से ही नहीं देख पाएंगे, दूर की चीज़ देखने में परेशानी होगी, और रात के समय हम गाड़ी चलाने में हमें बहुत दिक्कत होगी या फिर हम चला ही नहीं पाएंगे। अब इस रतौंधी के रोग से बचने के क्या क्या उपाय हैं? पहली बात तो हमें जो ये टीवी मोबाइल देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पास में बैठ के नहीं देखने हैं। और क्या है कि हमें अपने खून में शुगर की जांच लगातार कराते रहें। अपनी खुराक में पोषक तत्वों को बढ़ाएं, खासकर जिंक और विटामिन ए, क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम विटामिन ए का सेवन करेंगे तो इस रोग के होने का खतरा भी कम हो जाएगा, या फिर अगर ये रोग हुआ है तो भी ये कम होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम खूब सारे फल खाएं। फल में क्या क्या खाएं? सीताफल, आम, पपीता और जामुन। धूप में जाने से पूर्व हम क्या लगाएं? धूप वाले चश्मे लगाएं, जो हमें धूप से आने वाली यूवी रेस से बचाएगा। दूर दृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष की जांच कराते रहें, और अगर ये दोष हो जाए तो तुरंत ही उसका समाधान करने वाले चश्मे का भी उपयोग करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा दृष्टि दोष है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं? भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंध से के क्या क्या तरीके अपने स्तर पर अपनाएंगे? लिखिए। तो इसका आंसर है कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि आखिरकार ये भूकंप होता क्या है। तो जब पृथ्वी के अंदर अचानक ऊर्जा निकलने से होने वाला जो कंपन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण क्या होती है? ज़मीन हिलने लगती है और उस पर बनी हुई सारी इमारतें भी हिलने लगती है। इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इमारतें हिलने लगती हैं जिस वजह से वो ध्वस्त हो जाती हैं और जान माल की हानि होती है। भूकंप उत्पत्ति के कारण, तो भूकंप उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं। देखिए क्या क्या कारण है। पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद जो हमारी प्लेटें होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, उनका आपस में टकराना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, इसके कारण भी भूकंप आता है। पृथ्वी के अंदर गैसीय विस्तारण व संकुचन, मतलब गैसों का फैलना या फिर सिकुड़ना। भूस्खलन, मतलब कि जो स्थल भाग होता है उसका ढह जाना। नाभिकीय परीक्षण से। सो ये सब रीज़न है हमारे भूकंप के आने के। और अगर भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या उपाय या फिर प्रबंध करेंगे? तो फिर जो किसी भी बाह्य आवरण जैसे कि दरवाज़ा, छज्जा, पंखा आदि से बचें, क्योंकि ये आपके ऊपर गिर सकता है। और यदि संभव हो तो आपको खुले स्थान पे भाग जाना चाहिए, ठीक है। और यदि आप खुले स्थान पे हैं तो आपको पेड़, बिजली के खंभे, इनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये आपके ऊपर गिर जाएंगे। और जब तक भूकंप के झटके जारी रहें तब तक आप एक ही जगह पे बैठे रहिए। कोशिश मत करिएगा कि यहाँ से भाग के उधर चला जाऊँ। जहाँ बैठे हैं आप सुरक्षित उसी जगह पे बैठे रहें। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उपचार कराएं। पहले तो उसको प्राथमिक उपचार दें, उसके बाद तुरंत उसे चिकित्सालय ले जाएं। भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि बिजली कट जाती है, जिस वजह से आप क्या होंगे? लिफ्ट के अंदर ही फंसे रह जाएंगे। किसका उपयोग करें? सीढ़ियों का उपयोग करें। सो ये हमारे भूकंप से बचने के उपाय थे, और ये कारण भी थे कि भूकंप होता क्या है। अब हमने जो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन रह गया था, ये प्रीवियस ईयर का मतलब एक बार वो और क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से उसको मैंने वहाँ पे उसका आंसर नहीं लिखा था, उसको भी हम देख लेते हैं। मानव के श्वसन तंत्र का चित्र। सो ये रहा हमारा वो प्रश्न, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सो ये हमारा मनुष्य का श्वसन तंत्र है, जिसमें सबसे ऊपर क्या होती है? नासिका होती है, मतलब कि हम नाक के थ्रू
और मुख गुहा के थ्रू क्या करते हैं, वायु को अवशोषित करते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ग्रसनी। देन हमारी क्या आती है, श्वसन नली आती है। फिर ये जो दो चीज़ें होती हैं ये होते हैं हमारे फेफड़े, ये पेयर में होते हैं और इसके अंदर ये छोटी छोटी नलियों जैसी होती हैं जिसे हम श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट लास्ट में एकदम पार्ट आता है उसे हम इस तरीके से जो बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, मध्य पट। एक और बार देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारी नासिका, फिर है मुख गुहा, इसके थ्रू हम वायु को ऑब्जर्व करते हैं। यह है ग्रसनी, यह है श्वसन नली, यह है श्वसनी और ये है फेफड़े। ये दो है हमारे फेफड़े। फेफड़े के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्य पट कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य पट कहते हैं। तो ये हमारा 2017 का जो प्रीवियस ईयर था साइंस का वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद बस मुझे आपको 2016 का साइंस का प्रीवियस ईयर और कराना है। उसके बाद जो हमारे साइंस के सारे प्रीवियस ईयर हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।